नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के चुनाव में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में टकराव पैदा करने के लिए उनसे उनका सीएम फेस पूछ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री की असल जंग खुद उनके गठबंधन में तेज हो गई है। मौजूदा सीएम शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी डायलॉगबाजी की खबरें भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं। गठबंधन की हर पार्टी का नेता खुद को सीएम मान रहा है। ऐसे में बीजेपी को तकलीफ होना भी लाजमी है, क्योंकि राजनीति में कुछ पुराने दर्द चुनाव के वक्त टीस बनकर उभर आते हैं। गुलाम अली साहब की आवाज में आपने ये लाइनें तो सुनी ही होंगी कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा दिल ने तुझे याद किया। मशहूर शायर जोश मलिहाबादी की शायरी है ये। ऐसे ही टीस महाराष्ट्र चुनाव के वक्त राजनीति के चाणक्य के दिल में उठ गई है। लेकिन इस टीस के बाहर आते ही महाराष्ट्र की बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी वाले महायुति की तस्वीर भी सामने आ गई है। महायुति के गठबंधन के धागे कितने कमजोर हैं ये झलकने लगा है और राहुल गांधी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सामने पहले कदम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बनाया महायुति कमजोर पड़ने लगा है। महाराष्ट्र में हर हाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए मोदी और अमित शाह ने 2 साल पहले जो खेल खेला और उसमें जो जल्दबाजी दिखाई, उसकी चोट अमित शाह को अब तक दर्द दे रही है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अमित शाह की वो टीस भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि यह खबर महाराष्ट्र में और महायुति की पार्टियों में, यहां तक कि विपक्षी दलों में भी खूब चर्चा बटोर रही है कि अमित शाह ने अपने सहयोगी दल वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए कहा है कि शिंदे जी, हमने हार मान ली, प्रदेश आपको दे दिया, आपको सौंप दिया, इसके लिए हमारे लोगों को बलिदान देना पड़ा है। अमित शाह की कथित तौर पर कही ये बातें साफ इशारा करती हैं कि महायुति में जमकर खींचतान चल रही है। मैंने कल महाविकास अघाड़ी की रणनीति पर बात करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में पहला दांव राहुल गांधी का सामने आया है। यह दांव अपने सहयोगी दलों के साथ बिना किसी बड़े बखेड़े के सीट बंटवारा है, जिसमें कांग्रेस की, और यह भी बताया गया है कि पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को सामने आ सकती है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर समझौते की खबर सामने आने के बाद महायुति भी यह दिखाने में जुट गया है कि उनके यहां कोई भी खटपट नहीं है और महाराष्ट्र की पहली लिस्ट जारी होने की खबर भी कल सामने आ गई। इस वीडियो को बनाने तक बीजेपी और उनके सहयोगियों की लिस्ट तो सामने आ गई, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं, कहां की आई? दूसरे प्रदेश में जहां भी चुनाव होने वाला है, मतलब झारखंड में। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी सहयोगी जेडीयू को बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें दी हैं और क्षेत्रीय सहयोगी आजसू को 10 सीटें दी हैं। बची हुई 1 सीट चिराग पासवान को थमाई गई है, जो केंद्र में एनडीए के सहयोगी हैं। झारखंड में बीजेपी की इस सीट बंटवारे पर मैं किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा, पूरी विस्तार से आपको बातें बताऊंगा, डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन अभी बात महाराष्ट्र की हो रही है और उसी को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव के दौरान माइंड गेम और परसेप्शन के खेल में हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस से पहले देर रात तक या आज मतलब 19 तारीख को महाराष्ट्र में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे। ज्यादा नहीं तो मौजूदा 102 सीटों में से 50 सिटिंग विधायकों के नाम जारी करके ही सही बीजेपी मैं फर्स्ट कह सकती है। लेकिन बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच खटपट की इतनी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी जीत की राह आसान नहीं दिखाई पड़ती है। अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान और जुबानी डायलॉगबाजी की जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी का साफ मानना है
कि सत्ता हासिल करने की मजबूरी में विधानसभा में 102 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़कर अलग हुए। कौन? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को महज 38 विधायक होने पर भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया था। आपको याद भी होगा, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे आपसी टकराव का ये वो इशारा है जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे बहुत पहले ही वो खुद समझ चुके हैं इसे। एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जब अपनी ही पार्टी के नेता उससे उतरना भी नहीं चाहते हैं और उन्हें उतारा जाए तो क्या हश्र होता है। जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन जैसे वो बगावत कर देते हैं। तो एकनाथ शिंदे भला कमजोर क्यों पड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी की कृपा से ही सही, उनकी तो अपनी अलग पार्टी है जिसके बारे में फैसला लेने के लिए वो खुद स्वतंत्र हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में अमित शाह 2 दिनों तक मुंबई में रहे थे, लेकिन उनके सहयोगी दल के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिलने नहीं गए। कभी शिंदे अपनी व्यस्तता बताते तो कभी तबीयत नासाज होने की बात कहते। ये बात सामने भी आई थी। अभी एक दिन पहले ही सरकार के तीनों सहयोगी दलों, कौन? शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार अपनी सरकार का विकास रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। पत्रकारों के बीच फडणवीस ने शरद पवार को चैलेंज दे दिया कि वो महाविकास अघाड़ी का अपना सीएम फेस बताएं। देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति तेज हो रही है। महाराष्ट्र में सियासत इस वक्त बहुत ज्यादा चरम पर है, इसीलिए महाविकास अघाड़ी को चैलेंज दिया जा रहा है कि वो अपना सीएम फेस बता दें। जाहिर है ये बीजेपी का विपक्षी खेमे में दरार डालने का हथकंडा है, लेकिन इसमें भी गांठें खुली तो फडणवीस की महायुति की। कैसे? पत्रकारों ने फडणवीस से ही पूछ लिया, इस चुनाव में उनके गठबंधन के सीएम फेस कौन है, बताइए। फडणवीस ने जो जवाब दिया उसने शिंदे सेना की नाराजगी और बढ़ा दी, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि फडणवीस ने शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हमारे सीएम ये है भैया, जबकि सवाल इस चुनाव का किया गया था। ध्यान दीजिएगा, वो अभी बता रहे हैं कि सीएम फेस हमारे अभी ये हैं, लेकिन सवाल चुनाव को लेकर था। महाराष्ट्र के चुनावी महायुद्ध को लेकर महायुति में खींचतान के तो अभी सिर्फ इक्का दुक्का किस्से सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2 साल पहले सत्ता के लिए महाराष्ट्र की मौजूदा चुनावी बिसात को जितना उलझाया है, उन सारी उलझनों से अब वो खुद जूझ रहे हैं। उसके उलट सत्ता से बेदखल किए गए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और राहुल गांधी की कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी बेहतर तालमेल और मजबूती से एकदम रॉकेट बना हुआ है, आगे बढ़ता दिख रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि तकरीबन 2/3 सीटों पर उनमें बंटवारा भी फाइनल हो चुका है और अपना पहला दांव चलते हुए राहुल गांधी कांग्रेस की पहली लिस्ट भी कल यानी 20 अक्टूबर को जारी कर सकते हैं। अब देखना होगा 20 अक्टूबर को यह लिस्ट जारी होती है या नहीं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है जैसा मैंने पहले बताया है। लेकिन महायुति अभी सीट से पहले सीएम की कुर्सी के झगड़े में उलझी हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना सीएम ही चाहती है, मतलब बीजेपी अपने फेस का सीएम चाहती है, अपनी पार्टी का चाहती है सीएम बने। इसीलिए 155 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है 155 सीटों पर। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 145 है। बीजेपी शिंदे गुट को 70 से 80 सीट और अजीत पवार गुट को 35 से 40 सीट ही बीजेपी देना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि महायुति में गठबंधन लगभग तय हो चुका है और बीजेपी 158 सीट पर, शिवसेना 70 सीट पर और अजीत पवार की एनसीपी 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन खबरें यह भी हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोकसभा चुनाव नतीजों की बुनियाद पर ज्यादा सीट अपने कोटे में चाहते हैं और सीएम तो खुद बने रहना चाहते हैं ही। शिंदे का मानना है कि लोकसभा में कुल 48 सीटों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ
9 सीटों पर जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट में ये 30% से थोड़ा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। जबकि उनकी शिवसेना ने करीब 50% स्ट्राइक रेट के साथ 15 सीट पर चुनाव लड़ी और 7 सीटें जीती। इस लिहाज से शिंदे विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं, लेकिन मोदी और शाह इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करने वाले हैं। लोकसभा में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए अजीत पवार। कैसे? जिनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन जीत पाई सिर्फ 1 सीट। पवार तो अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए। अपने कोटे की 50 सीट फाइनल कराने के लिए अजीत पवार अपने दल बल के साथ अमित शाह से 4 बार मिल चुके हैं, 4 बार। लेकिन इस दौरान शिंदे या उनकी सेना का कोई नेता मीटिंग में शामिल नहीं रहा। अजीत पवार गुट को लेकर बीजेपी और आरएसएस तक बहुत खुश नहीं है। लेकिन शिंदे को कंट्रोल में रखने के लिए अमित शाह क्या कर सकते हैं? अमित शाह अजीत पवार को 50 सीट भी दे सकते हैं। जबकि अजीत पवार गठबंधन की जंग के साथ ही अपनी पार्टी की अंदरूनी जंग में भी उलझे हुए हैं। अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक 1 दिन पहले जब विधान परिषद के लिए राज्यपाल ने अजीत पवार के 2 नेताओं को नॉमिनेट किया तो उसमें एक नाम छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल का भी था। इस बात पर नाराज होकर अजीत पवार के कद्दावर नेता पुणे के मेयर रह चुके हैं। कौन? दीपक मानकर। उन्होंने अपने करीब 600 समर्थकों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, 600 समर्थकों के साथ पार्टी ही छोड़ दी और छोड़कर चले गए। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया कि मैं पार्टी से जा रहा हूं भैया, ऐसा आरोप है। उनका यह आरोप है कि अजीत पवार सिर्फ अपने इर्द गिर्द के चुनिंदा नेताओं के बारे में ही सोच रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई के साथ ही महायुति के बीच खींचतान भी लंबे समय से चल रही है। 28 जून को बतौर वित्त मंत्री जब अजीत पवार ने बजट में माझी लड़की बहन योजना सदन में रखी तो उसके बाद योजना का क्रेडिट लेने की होड़ किसमें मच गई? एनसीपी, शिंदे सेना और बीजेपी की लड़ाई पोस्टर तक उतर आई। समझ गए? अभी 2 महीना पहले अगस्त में ही सीएम एकनाथ शिंदे उनकी जीवनी पर लिखी पुस्तक के विमोचन के मौके पर शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने खुद को सबसे सीनियर नेता बता दिया था। मजाक के बहाने अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी और कहा था कि अगर सीएम बनने का ऑफर दिया होता तो पूरी एनसीपी लेकर ही चला जाता। इतनी खींचतान के बीच अगर सिर्फ परसेप्शन और माइंड गेम जीतने के लिए बीजेपी की लिस्ट पहले आ भी जाती है तो ये सब कुछ चंगा सी होने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इस खींचतान में अजीत पवार को फायदा होने की पूरी उम्मीद है। कैसे? कम से कम सीट बंटवारे में तो जरूर से। मोदी और अमित शाह अब की बार किसी भी कीमत पर शिंदे को सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। इस बार सीएम की कुर्सी पर मोदी और शाह बीजेपी का ही कोई नेता बैठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ही पार्टी का कोई नेता सीएम की कुर्सी पर बैठे, शिंदे ना हो। हालांकि वो उनके पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस बार इसकी कोई गारंटी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा अपनी चुनावी रणनीति के तहत मोदी और शाह महाराष्ट्र में मराठा वर्सेज गैर मराठा का कार्ड भी चलेंगे। इसके लिए वो अपने 2 सहयोगी मराठा नेताओं शिंदे और अजीत पवार के बीच कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं। अजीत के सहारे शिंदे को कट टू साइज करना यानी कमजोर करना, और अजीत पवार वैसे ही इतने ताकतवर तो है नहीं अभी, इसीलिए शाह का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। अब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कुछ ज्यादा सीट अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि अगली सरकार में एकनाथ शिंदे से पीछा छूट ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। शिंदे भी अमित शाह के इस गेम को समझ रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि बहुमत के आंकड़े से कुछ कम लेकिन बीजेपी के करीब करीब बराबर सीट उन्हें मिले, ताकि किसी सूरत में उनके बगैर महायुति की सरकार ना बनने पाए। शिंदे 120 सीट पर अड़े हैं। ये अड़ना लड़ना तो खैर मोदी और शाह समय रहते भी निपटा लेंगे,
लेकिन इसका असली असर वोटिंग वाले दिन दिख सकता है, क्योंकि गठबंधन में असल खेल तो वोटों का ट्रांसफर होना है। अगर इतनी खींचतान के बाद सीटों का बंटवारा होगा तो वोट ट्रांसफर होना भी बहुत मुश्किल होगा। इस रसाकशी में अमित शाह की बिसात पर अजीत पवार को अगर कुछ ज्यादा सीट मिल भी जाती है तो शिंदे सेना का वोट उन्हें मिलना मुश्किल हो सकता है। एक मुश्किल उनके अपने अल्पसंख्यक वोट के सामने पहले से ही है। कट्टर हिंदुत्व वाली दो पार्टियों बीजेपी और शिंदे सेना से गठजोड़ की वजह से अल्पसंख्यक वोट उनसे पहले ही छिटका हुआ दिखाई पड़ता है। लोकसभा में उनकी पार्टी की बुरी गत इस बात का संकेत भी है। यानी फिलहाल महायुति सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही सीट बंटवारे की रसाकशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चुनावी जीत के सपने को दूर कर रही है। तो इन दोनों रणनीतिकारों के प्लानिंग में भी बैकफायर का खतरा है। हाँ, यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी अपनी जादूगरी या बाजीगरी दिखा दे, क्योंकि महाराष्ट्र हाथ से निकलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, खबरों का विश्लेषण कैसा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरीके के विश्लेषण वाली खबरों के लिए आप एक्सक्लूसिव खबर को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें, आपको लगातार खबरें मिलती रहें। हाँ, एक और ज़रूरी बात, इसके साथ साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है AI इंडिया ऑनलाइन, जो AI से संबंधित है। AI से जुड़ने के लिए AI इंडिया ऑनलाइन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो तमाम खबरें AI से जुड़ती आपको मिलती रहेंगी और आप AI से संबंधित खबरों के लिए लगातार अपडेट होते रहेंगे। धन्यवाद।